मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम, आदाब। आज मैं आपको अपने इस चैनल पर एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हिंदी। और हिंदी में मैं आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्णमाला। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, तो मैं आपको वर्णमाला पढ़ाने वाला हूं। तो अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप किसी में से पूरी वर्णमाला याद है? मैं अगर आपसे पूछूं, क्या मुझे आज से लेकर ज्ञान तक पूरी वर्णमाला सुनाओ, तो सुना सकते हो क्या? सोचो। तो चलिए, जो चीज हम नर्सरी में पढ़ रहे थे वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं आपको तुम्हारा बचपन याद दिलाने वाला हूं कि जो चीजें हमने बचपन में पढ़ी थी, जब टीचर ने बताया था हमें कि छोटा होता है, बड़ा होता है, ई होती है, फिर ई होती है, लेकिन हमने ऐसे पढ़ा था नहीं। हमने क्या पढ़ा था? छोटा को क्या पढ़ते थे? अनार। हाँ, और अनार, फिर आम, इमली, ऐसे कुछ पढ़ते थे। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। आज मैं आपको वर्णमाला पढ़ना बताऊंगा कि हिंदी की वर्णमाला किस तरीके से पढ़ी जाती है और किन किन वर्णों से मिलकर बनती है, और उसमें क्या क्या वर्ड होते हैं, कितने वर्ड होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है क्या? वर्णमाला। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि वर्णमाला होती क्या है? ठीक है, तो देखें कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? वर्ण और धन माला। और माला से तो हम भली भांति परिचित है ना? कौन सी माला? ये वही वाली माला है जो समझ गए होगे ना। बस इतना ही है। तो उस माला में और इस माला में फर्क क्या है? तो देखिए कि जो वो माला होती है वो किससे बनती है? उसको क्या कहती है? फूल माला। और उसको भी हम क्या कहें कि ऐसा नहीं है कि फूलों को कैसे भी लगा दो। अगर एक फूल, मान लो ये कि माला बनी है, ठीक है, एक मैं माला बनाऊंगा आपके लिए कि एक माला बनी है और एक फूल मैंने यहां लगा दिया, एक फूल मैंने यहां लगा दिया और एक फूल मैंने यहां लगा दिया। तो क्या ये माला बन गई? नहीं साथियों। तो इसका मतलब ये है कि माला, फूल माला कैसे बनती है कि फूलों को क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है। फूलों को क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है, तब एक सुंदर माला बनती है। सही है ना? तो उसी प्रकार से हम यहां देखेंगे कि ये हमारी किसकी माला है? ये वर्णों की माला है। किसकी माला है? वर्णों की माला है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या निकल आएगी कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह, या फिर हम ऐसे कहें कि वर्णों की एक ऐसी माला जो वर्ण एक क्रम में लगे हों। ऐसा नहीं है कि किसी के बाद कोई अक्षर आ जाए, नहीं। वर्णमाला उसे कहते हैं कि वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। ठीक है, तो यहां से अपन ये डेफिनेशन क्या है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह। क्या? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। ठीक है साथियों, समझ में आ गया कि वर्णों को अगर क्रम से बिठाल दें, क्रम से व्यवस्थित कर दें, तो उनसे क्या बन जाती है? वर्णमाला। जिस प्रकार फूलों की माला होती है, उसी प्रकार फूलों की माला किससे बनती है? फूलों से। और वर्णों की माला किससे बनेगी? वर्ण से। फिर हम आते हैं कि वर्णमाला जो है हमारी, वो कितने पार्टों में डिवाइड है? तो ये दो पार्टों में डिवाइड है। नंबर एक स्वर वर्ण और नंबर एक व्यंजन वर्ण। सॉरी, नंबर दो। पहला है स्वर वर्ण और नंबर दो व्यंजन वर्ण। अच्छा, इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये देख लो कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। ठीक है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे 52 होते हैं। ठीक है,
और मूल रूप से देखा जाए तो कितना हो जाएंगे, ये स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होती है 33। ठीक है, तो ये कितने हो गए 44 हो गए ना, टोटल वर्ड कितने हो गए 44। तो मूल रूप से 44 वर्ड होते हैं, लेकिन कुल वर्डों की संख्या कितनी है 52 है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि ये और बीच वाले कहां गए, आगे धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्वर वर्डों की। स्वर वर्ड किसे कहते हैं, वे वर्ड जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्डों की आवश्यकता ना हो, खुद सक्षम हो, किसी दूसरे की सहायता ना लेते हो, या हम ऐसे कहें कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड ही स्वर वर्ड कहलाते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से व्यंजन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता हो, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण किया जाना असंभव है। बिना स्वर के व्यंजन को हम उच्चारित नहीं कर सकते। तो वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ड। देखिए जैसे ये स्वर लिखा है, आपको पता होगा ये क्या होता है स्वर। अब इसको बोलो अ, बोला मैंने अ, तो क्या इसमें किसी दूसरे वर्ड की आवाज आ रही है, या इसको उच्चारित करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता है, नहीं। और देख लो, जैसे मैं कहूं ई या बड़ी ले लो ई, तो इसमें किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता हो रही है, नहीं। तो इसी प्रकार से अब यहां देखो, अब जैसे मैंने व्यंजन लिखा, मैंने एक की लिख दिया क, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने का, ये व्यंजन वर्ड है। तो इसको बोलो क क क, मतलब का के बाद आ की आवाज आ रही है, इसका मैं विच्छेद करूंगा तो क्या होगा का और आ, ये निकल के आएगा। तो इसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ी ना। बिना स्वर के अगर मैं इसको हटा दूं तो आप इसको कुछ बोल सकते, क्या पढ़ोगे इसको, नहीं, उच्चारण नहीं हो सकता इसका उच्चारण नहीं हो सकता। लिख सकते लेकिन इसका उच्चारण नहीं हो सकता। तो देख लो, का को बोलने के लिए हमें आ स्वर की आवश्यकता पड़ी। तो ये व्यंजन वर्ड, वही तो परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि व्यंजन वर्ड वे वर्ड होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता पड़ी, उनको क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ड। और स्वर वर्ड वे बोलते हैं जो किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, अकेले स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं। ये तो होगी परिभाषा, वर्णमाला की हो गई, स्वर की हो गई, व्यंजन की हो गई। फिर हम इनके भेद देख लेते हैं। तो पहले, सबसे पहले अपन स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर को ही देख लेते हैं। तो देखो भाई, स्वर को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर होते हैं छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री भी ले लिए, लेकिन ये 2011 में हट गई है, पहले थी। ठीक है, तो और इधर कितना, ये इधर कितनी, ये अब ये भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं संधि स्वर। कौन सा होता है, एक दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, और ये होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो हमने पढ़ा कि व्यंजन वर्ड बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्वर को पढ़ रहे हैं। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, अ ई उ रे। और संधि स्वर में भी दो प्रकार हैं, एक दीर्घ संधि स्वर, एक संयुक्त स्वर। ठीक है, तो पहले हम दीर्घ संधि स्वर को पढ़ लेते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं दीर्घ संधि स्वर, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो साथियों, नाम से ही पता चला, दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, लघु माने क्या होता है, छोटा। इनको हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर है तो ये क्या है, बड़ा, तो बड़े स्वर। अब देखो, बड़े स्वर वो जिनमें संधि हो रही है। तो बड़ा स्वर, बड़ा कौन सा होता है, ये बड़ा है ना। तो ये कैसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है, आ प्लस आ, तो बन गया ये। और ये कैसे बन सकता है,
और भी तरीके हैं, और ये ऐसे भी हो सकता है कि आ और बड़ा। ऐसा मत कर देना कि इस पे 2 मात्राएं और इस पे 1 तो इस पे 3 हो जाएंगी, नहीं। छोटा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, और छोटा छोटा मिलेगा तो भी बड़ा मिलेगा। और एक और तरीका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बड़ा मिलेगा और छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा। फिर इसको और तरीके से लिख सकते हैं इसको कि आ बराबर, अगर बड़ा मिलेगा और फिर भी बड़ा मिलेगा तो भी हम इसको बड़ा आई बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 ये और 2 ये 4 हो जाए, नहीं। ठीक है, दीर्घ का मतलब 2 ही मात्रा होती है। ठीक है, तो ये एक, इसको इस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी संधियों में। ठीक है, तो देखो ये हो गया, तो पहला हो गया हमारा ये आ। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं ई। तो ई को हम कैसे बना सकते हैं, ये भी कौन सी है, दीर्घ संधि स्वर पढ़ रहे हैं हम, तो इसको मैं पहले बना सकता हूं छोटी ई और छोटी, बन जाएगी बड़ी। फिर मैं इसको दोबारा बना सकता हूं कि अगर मेरे पास छोटी ई है और इधर बड़ी ई है तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई। और इसको मैं एक तरीके से और भी बना सकता हूं कि इधर अगर बड़ी ई है और इधर अगर छोटी ई है तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई। और फिर मैं एक तरीका और है कि अगर इधर बड़ी ई है और इधर भी बड़ी ई है तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा अपना दीर्घ संधि स्वर है, आ हो गया, ई हो गया। अब क्या होगा, ऊ। ठीक है, तो ऊ कैसे बनेगा, तो ये पहला बनेगा कि छोटा ऊ मैंने लिख दिया और ये छोटा ऊ, तो ये क्या बन गया, बड़ा ऊ। और इसका तरीका कि मेरे पास छोटा ऊ है और दूसरे साइड बड़ा ऊ है तो भी क्या बढ़ेगा, बड़ा ऊ। फिर एक और तरीका है इसका कि इधर मेरे पास बड़ा ऊ है, उधर मेरे पास छोटा ऊ है तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अगर मेरे पास दोनों साइड बड़े ऊ हैं तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ संधि स्वर। तो यहां से दीर्घ संधि स्वर कितने निकल आए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है साथियों, तो ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ संधि स्वर। अब हम देखते हैं संयुक्त स्वरों को। तो संयुक्त स्वरों को देखते हैं, तो यही देख लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं साथियों। चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर मतलब 2 स्वरों से मेल होता है इनका। तो देखो, लेकिन ये क्या अलग अलग होंगे, अभी क्या था, एक जैसे थे, आ इधर भी था, इधर भी आ था, ई थे, ऊ थे। अब देखो ये संयुक्त स्वर है, तो ये क्या होता है कि ये पहला होगा अपना ए। ठीक है, तो ए कैसे बनती है, ए बनती है साथियों, छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनता है, ए। इस, ठीक है साथियों, लगती है कि छोटा आ और बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी, ए। साथियों ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा मत कर देना कि ई और आ मिल जाएगा तो भी ये बनेगी, नहीं बनेगा, ये साथ ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ए स्वर है, मैं कहूं कि ए किससे मिलकर बना है, ऑप्शन में आपके पास आ प्लस ई, बी ऑप्शन है ई प्लस ऊ, सी ऑप्शन है आ प्लस ए और डी ऑप्शन है ई प्लस आ। तो साथियों ध्यान रखना कि ये नहीं हो सकता और ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो ये किससे बना, मिलकर बना होगा, इससे मिलकर बना होगा। तो साथियों ध्यान रखना हमेशा कि ई और आ मिलके ए नहीं बनेगा, आ और ई मिलकर ही ये बनेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अगर आपने वर्णमाला कंप्लीट कर दी तो संधियां बहुत सरल हो जाएंगी, यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो ये बन गया, अगर छोटा और बड़ी ई होगी तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। या फिर साथियों बड़ा आ और छोटी ई होगी तो फिर भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। या फिर साथियों इधर होगा आपके पास है कि बड़ा आ हो और छोटी ई हो तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है साथियों,
आगे चलते हैं, ए हो गया, फिर अपन देखते हैं आई। तो आई कैसे बनेगा? आई बनेगा साथियों अपना आ प्लस ए से, ठीक है। छोटा आ और ए मिलकर क्या बन देगा? आई। तो ये संयुक्त स्वर है। फिर इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं कि अगर बड़ा आ हो और ए हो तो भी क्या बनेगा? आई। या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं कि आ प्लस आई होगा तो भी क्या बनेगा? आई। या फिर मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि बड़ा आ और आई होगा तो भी क्या बनेगा? आई, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अपन देखते हैं ओ। तो ओ कैसे बनेगा? छोटा आ मिलकर और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाता है? ओ। ये भी 4 तरीके से बनेगा साथियों। फिर मैं आगे देखूं इसको कि यहां क्या करूं मैं? छोटा आ और इधर अगर बड़ा ऊ कर लूं तो भी क्या बनेगा? ओ ही। या फिर साथियों ऐसे हो जाएगा कि बड़ा आ कर लो और छोटा ऊ कर लो तो भी ओ ही बनेगा। एक और तरीका है इसका कि बड़ा सॉरी ये बड़ा हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है, बड़ा आ कर लो या बड़ा ऊ कर लो तो भी क्या होगा? ओ ही होगा, ठीक है साथियों। अच्छा एक और है, अच्छा ए आई ओ औ और बचा। तो औ को मैं इधर कर रहा हूं साथियों, ये औ अपना यहां है। तो औ कैसे बनेगा? औ अपना बनेगा आ प्लस ओ से, आ प्लस ओ से बनेगा, ठीक है। आगे देखो इसको और तरीके से बना सकता हूं मैं कि औ को कैसे बना सकता हूं कि मैं अगर इधर औ कर दूं बड़ा औ तो भी क्या बनेगा भाई? छोटा आ और औ मिलेगा तो भी औ बनेगा। फिर मैं इसको ऐसे कर दूं कि बड़ा आ और ओ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? औ ही बनेगा। या फिर एक और तरीका है कि बड़ा आ मिले और औ मिलेगा तो फिर भी औ बनेगा। इस प्रकार से हमने आपको स्वर के 2 भेद बताए। पहला है मूल स्वर जो होता है अ ई उ रे। दूसरा बताया मैंने संधि स्वर। संधि स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर में आता है आ ई उ, और संयुक्त स्वर में क्या आता है? संयुक्त स्वर में आता है क्या? ए आई ओ और क्या? औ, ठीक है साथियों। संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया और ये आप अच्छे से देखना, यहीं से आपकी संधियां कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है साथियों। चलिए ये देख लिया मैंने आपको स्वर 2 प्रकार के होते हैं। फिर देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं साथियों। मूल रूप से स्वर 2 प्रकार के होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और लास्ट एंड तीसरा होता है प्लूत स्वर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वरी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, या इनकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं कि वे स्वर जिनको बोलने के लिए कम से कम समय लगे, या फिर मैं कहूं कि केवल एक मात्रा का समय लगे, या जिनका उच्चारण करते समय केवल एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट, यहां कितना लग रहा है? एक मात्रा का समय, ठीक है। यहां लग रहा है एक मात्रा। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे,
अर्थात दो मात्रा का समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। ठीक है। और प्लूत स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए 3 गुना समय लगे। कितना समय लगे? 3 गुना या 3 मात्रा का समय लगे, उनको हम क्या कहेंगे? प्लूत स्वर। ठीक है। हालांकि इनका प्रयोग हिंदी में बहुत ही कम होता है, ये संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होती हैं? छोटा आ, देखो पढ़ो, अ केवल एक मात्रा आ रही है, ई यहां भी एक मात्रा आ रही है, उ यहां भी एक मात्रा आ रही है, रे यहां भी एक मात्रा आ रही है। ठीक है। तो अ मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही पढ़ना है, अ ई उ रे। ठीक है। अब दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर ये क्या है कि 2 मात्रा का समय लग रहा है, तो इनसे दुगना लग रहा है, तो ये इनसे दुगना, तो इसका मैं दोगुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? आ। इसका दोगुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? ई। इसका दोगुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? उ। और इसका दोगुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये। देखिए एक छोटी रीढ़ होती है, एक बड़ी रीढ़ होती है। ठीक है। ये हो गया आ ई उ ऋ, और ये क्या हो गया तुम्हारा? ए आई, ये भी हो गया, ओ औ, ये सब हो गए हमारी कौन से? दीर्घ स्वर, क्योंकि सभी की मात्रा कितनी है? 2 मात्राएं, सब में 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है। अब प्लूत स्वर की बात चलती है। तो प्लूत स्वर क्या होता है? इसको लिखते हैं, जैसे आपने कभी देखा हो कि ऐसे लिखा रहता है, रामायण पढ़ी है रामायण, तो रामायण में आपने देखा हो ऐसे लिखा रहता है, ऐसे। इसका मतलब है, इसको क्या पढ़ेंगे? राम नहीं, इसको पढ़ेंगे राम। लंबी सांस ली, खींचा ना, राम। ठीक है। या फिर ऐसे कहते हैं हे राम, या फिर मैं कहूं ओम, बोले इसको ओम, तो तिगुना समय लग रहा है, तिगुना समय लग रहा है, इन सब से तिगुना समय लग रहा है, इससे तिगुना समय लग रहा है, तो ये कौन सा हो गया? प्लूत स्वर। ठीक है साथियों। तो उच्चारण की दृष्टि से ये 3 प्रकार के स्वर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इनके बताऊंगा कि और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुख प्रयत्न की दृष्टि से भी होते हैं, जिह्वा की दृष्टि से भी होते हैं। उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक करके सारी चीजें क्लियर करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लग रही है मेरी आपको ये वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी का, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं आगे वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।